आज अंबेडकर भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न भी हैं। पूरी दुनिया में बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित राजनेता, एक समाज पुनरुत्थानवादी होने के साथ साथ एक विश्व स्तर के विधिवेत्ता व भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था। वे हिंदू महार जाति के थे जो अछूत कहे जाते थे और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें सारा जीवन नारकीय कष्टों में बिताना पड़ा। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। बाबा साहेब अंबेडकर 1926 में बंबई विधान परिषद के मनोनीत सदस्य बन गए। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने कोरेगांव की द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहां महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए थे। अस्पृश्य समुदाय में डॉक्टर अंबेडकर की बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीतीं। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश भी 1937 में प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोधपत्र पर आधारित थी। इस सफल और लोकप्रिय पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गांधी जी द्वारा रचित शब्द हरिजन से पुकारने के कांग्रेस के फैसले की भी कड़ी निंदा की थी। जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश का पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदा तैयार करने के इस काम में अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की प्रशंसा अर्जित की। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य गलत था। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। अंबेडकर ने 1952 में लोकसभा का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, पर हार गए। मार्च 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। अपनी मृत्यु तक वो उच्च सदन के सदस्य रहे। सन 1950 के दशक में अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए सीलोन गए। 1954 में अंबेडकर ने बर्मा का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा या बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने अपने लाखों समर्थकों के साथ एक सार्वजनिक समारोह में एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर 1948 से मधुमेह रोग से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान
वो कमजोर होती दृष्टि से भी पीड़ित थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान आम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। 6 दिसंबर 1956 को आम्बेडकर की मृत्यु नींद में ही दिल्ली स्थित उनके घर में हो गई। 7 दिसंबर को बंबई में चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। आम्बेडकर के दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड के उस घर में एक स्मारक स्थापित किया गया है, जहां वो सांसद के रूप में रहते थे। देश भर में आम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। अनेकों सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। अम्बेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। मुंबई में उनके स्मारक पर हर साल काफी लोग उनकी वर्षगांठ 14 अप्रैल व पुण्यतिथि 6 दिसंबर को उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरकार ने बाबा साहेब को बहुत देर से भारत रत्न सम्मान प्रदान किया, जिसके वे बहुत पहले हकदार थे। डॉक्टर अम्बेडकर की सामाजिक और राजनैतिक सुधारक की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में उनकी सामाजिक और राजनीतिक सोच को सारे राजनीतिक हलके का सम्मान हासिल हुआ। उनकी इस पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज के भारत की सोच को प्रभावित किया। उनकी यह सोच आज की सामाजिक, आर्थिक नीतियों, शिक्षा, कानून और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से प्रदर्शित होती है। एक विद्वान के रूप में उनकी ख्याति उनकी नियुक्ति स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कराने में सहायक सिद्ध हुई। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कई सपने थे। भारत जाति मुक्त हो, औद्योगिक राष्ट्र बने, सदैव लोकतांत्रिक बना रहे। उनका एक और सपना भी था कि दलित धनवान बने। वे हमेशा नौकरी मांगने वाले ही न बने रहें, नौकरी देने वाले भी बने। आम्बेडकर के दलित धनवान बनने के सपने को साकार कर रही है डिक्की। पुणे के दलित उद्यमियों ने दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात DICCI नामक एक ट्रेड बॉडी बना ली है। DICCI ने गत वर्ष दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बहुत बड़ा दलित उद्यमियों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने देश में दलित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के सभी बैंकों से कहा है कि उनकी हर शाखा में कम से कम एक दलित उद्यमी को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाए। भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लंदन स्थित वह 3 मंजिला बंगला भी खरीद लिया है, जिसमें वह 1920 के दशक में एक छात्र के तौर पर रहे थे। शीघ्र ही इस भवन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील किया जाएगा, जहां दुनिया भर के लोग डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को जान व समझ सकेंगे।